इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वेक्टर्स के बारे में। पिछले वीडियो में हमने देखा वेक्टर और स्केलर क्वांटिटीज के बीच में डिफरेंस और इन दोनों के अंदर क्या क्या खास बातें होती हैं। वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ज्योमेट्रिकली एक एरो का यूज करते हैं। इस एरो की जो लेंथ है वो बताती है वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये एरो हेड है, ये बताता है वेक्टर की डायरेक्शन क्या है। अगर आप पॉइंट ए से पॉइंट बी पर जा रहे हैं तो ए से बी ज्वाइन करने वाली लाइन की जो लेंथ है, जो डिस्टेंस ऑफ ए बी है, वो होगा वेक्टर का मैग्नीट्यूड। और जो ए से बी की जो डायरेक्शन है वो होगा वेक्टर का डायरेक्शन। अब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की। मान लेते हैं एक पॉइंट ओ पर एक इंसान खड़ा है और वो ओ पर खड़े होने के बाद उसको एक डिस्प्लेसमेंट दी जाती है। मान लेते हैं एक धक्का दिया जाता है और धक्का दिया जाता है एक डायरेक्शन डी वेक्टर के अलोंग। अब तक जितना हम वेक्टर के बारे में जानते हैं हमें पता है वेक्टर अगर डी है तो इसका कुछ ना कुछ तो मैग्नीट्यूड होगा, जो उसका कितना मैग्नीट्यूड रहा है उस डिस्प्लेसमेंट का। और साथ में दूसरी चीज जो होगी वो होगी डायरेक्शन की, किस डायरेक्शन के अलोंग हमने उसको डिस्प्लेस किया है। तो अब डी डायरेक्शन के अलोंग हमने डिस्प्लेस किया विद मैग्नीट्यूड, हम बोल लेते हैं मॉड ऑफ डी। अब ये जो डिस्प्लेसमेंट है, ये मॉड ऑफ डी कुछ नहीं है, बस एक मैग्नीट्यूड बताने के लिए एक नोटेशन है। अगर मैं मान लेता हूँ 5 मीटर जो मेरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता तो वो 5 होती मॉड ऑफ डी की वैल्यू, राइट। तो अभी के लिए मान लेते हैं मॉड ऑफ डी 5 ही है, चलो ठीक है। तो मान लेते हैं 5 मीटर हमने इस डायरेक्शन में एक पार्टिकल को या किसी इंसान को धक्का दिया, ठीक है। अब उसके बाद वो पहुंच गया पॉइंट ए पर। अब उसके बाद हमने उसको D1 एक दूसरा धक्का दिया और वो D1 डायरेक्शन में दिया। D1 एक दूसरी डायरेक्शन है जो कि अपवर्ड, जैसे कि हम देख पा रहे हैं अपवर्ड की तरफ है और इसकी मान लेते हैं मैग्नीट्यूड 2 है। तो अब नेट पॉइंट वो पॉइंट पहुंच जाएगा पॉइंट सी पर। अब पॉइंट सी पर पहुंचने के बाद वो ओ ए से पहले ओ से ए पहुंचा और ए से सी पहुंचा। तो नेट आपने देखा उसके ऊपर पहले डिस्प्लेसमेंट डी अप्लाई हुई, फिर उसके बाद D1 अप्लाई हुई। उसके बाद नेट वो अगर हम ध्यान से देखें तो एट द एंड रिजल्ट क्या है, वो पॉइंट ओ से चालू हुआ और पॉइंट ओ सी पर पहुंचा। तो उसका जो नेट डिस्प्लेसमेंट हुआ वो क्या हुआ, ओ सी। ओ सी की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस लेंथ। यानी कि जो ओ सी वेक्टर की जो लेंथ है वो हमें बताएगी कि एक्चुअली वो कितना डिस्प्लेस हुआ। और जो ओ सी की डायरेक्शन है वो ओ से सी जाने वाली लाइन की जो डायरेक्शन है उसको हम बोल देंगे ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है पॉइंट ओ से सी जाने के लिए, ठीक है। अब ना बात करते हैं वेक्टर एडिशन की। वेक्टर एडिशन के लिए हमारे पास दो लॉज होते हैं, ट्राइएंगल लॉ और दूसरा पैरेललोग्राम लॉ। ये लॉज बिल्कुल एक जैसे ही हैं, इनकी मैथमेटिक्स भी एक जैसी ही है। मैथमेटिक्स पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इस वीडियो में इन लॉज का बेसिक फंडामेंटल डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम ट्राइंगल लॉ की बात करते हैं तो अगर हम मान लें दो वेक्टर्स हैं जिनको हमें ऐड करना है, मान लेते हैं वेक्टर ए और वेक्टर बी, तो हमें पता करना है ए प्लस बी का जो नेट वैल्यू है वो क्या होगा। तो अगर हम वेक्टर ए को इससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वेक्टर बी को इससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इनका जो नेट रिजल्टेंट वो होगा वो क्या होगा। यानी कि मान लेते हैं पॉइंट ओ पर अगर हमने ए की जो डिस्प्लेसमेंट लगाई तो यहाँ पहुंचा और उसके बाद फिर इस पॉइंट पर हमने बी की डिस्प्लेसमेंट लगाई तो यहाँ पहुंचा। तो जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगी जो कि इस वेक्टर सी से रिप्रेजेंट हो रही है वो होगी c इज इक्वल टू ए प्लस बी। और अगर हम इस फिगर के थ्रू देखें कि जो इस जो फर्स्ट वेक्टर की जो टेल है, टेल उसको अगर आप सेकंड वेक्टर के हेड से ज्वाइन कर देंगे तो जो लाइन बनेगी वो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर बताएगी। इसको ही ट्राइंगल और लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बोलते हैं। इसको ट्राइंगल क्यों बोलते हैं, क्योंकि बाकी दो जो वेक्टर हम ऐड कर रहे हैं उन वेक्टर्स को एज साइड्स मान करके जो नेट जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है वो इन दोनों की वेक्टर की जो ट्राइंगल की जो थर्ड साइड है, यानी कि जो 3 पॉइंट्स बन रहे हैं उनकी जो थर्ड साइड है उसको हम वेक्टर का नेट रिजल्टेंट बोलते हैं। तो मान लेते हैं रमेश 5 मीटर इधर की तरफ गया और उसके बाद फिर 5 मीटर ऊपर की तरफ गया, तो जो नेट रिजल्टेंट होगा वो इस पॉइंट को ज्वाइन कर इस पॉइंट से ज्वाइन कर जो लाइन बनेगी उस 5√2 की जो लेंथ होगी वो इसका जो ट्राइंगल का जो हाइपोटेन्यूस होगा, ये बेसिक सी हाइपोटेन्यूस ही तो है। अगर हम इसको एक राइट एंगल ट्राइंगल मान ले तो जो नेट रिजल्टेंट है वो इसका हाइपोटेन्यूस होगा, है ना। तो यही वेक्टर लॉ ऑफ ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है। सिमिलरली पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी है,
बस ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में एक छोटा सा डिफरेंस है। वो ये है कि जो ट्रायंगल लॉ है वो दो डिफरेंट पॉइंट ऑफ एप्लीकेशंस पर लगती है, जबकि पैरेललोग्राम लॉ है वो सेम पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पर लगती है। जैसे कि हमने पहले बोला था ट्रायंगल लॉ के समय वो कि पॉइंट ओ पर पहले वेक्टर ए अप्लाई हुआ, फिर पॉइंट ए पे पहुंचे और उस पॉइंट ए पर वेक्टर बी अप्लाई हुआ, तो उससे हम पॉइंट बी पर पहुंचे। उसके बाद जो नेट रिजल्टेंट हुआ वो हुआ ओ बी, है ना। लेकिन अगर हम दूसरे तरीके से पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की बात करें तो पॉइंट ओ पर ही वेक्टर ए अप्लाई हो रहा है और पॉइंट ओ पर ही वेक्टर बी अप्लाई हो रहा है। तो इसका जो नेट रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, उसको पता करने के लिए हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का इस्तेमाल करते हैं। टू बी ऑनेस्ट इसमें भी कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर आप मान लें पहले ओ पॉइंट पर वेक्टर बी अप्लाई होता है और फिर उसके बाद बी अप्लाई होने के बाद वेक्टर ए अप्लाई किया जाता है, तो जो वेक्टर ए है उसके पैरेलल ही मैं अगर एक वेक्टर लाइन ड्रॉ कर दूं। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात ये है, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर भी ए है। अगर इन दोनों की लेंथ बराबर है और ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, तो इन दोनों वेक्टर में डिस्टिंग्विश करने वाली कोई चीज है नहीं। स्पेस में किसी भी पॉइंट पर अप्लाई हो सकते हैं, बट लेकिन इंटरनली इन वेक्टर्स के अंदर कुछ डिफरेंस नहीं है। सिमिलरली अगर पॉइंट ओ पे मैंने वेक्टर बी अप्लाई किया, उसके बाद वेक्टर बी अप्लाई करने के बाद फिर मैंने वेक्टर ए अप्लाई किया, तो जो नेट रिजल्टेंट होगा वो उसके बिल्कुल बराबर होगा कि मैं पहले पॉइंट ओ पर वेक्टर ए अप्लाई करूं और उसके बाद फिर पॉइंट जो हम इस पॉइंट पर पहुंचने के बाद मान लेते हैं इस पॉइंट को हम ए बोल लेते हैं, इस पॉइंट को हम बी बोल लेते हैं, फिर हम ए पॉइंट पर जाने के बाद जो वेक्टर बी अप्लाई करेंगे तो वो बिल्कुल जो नेट रिजल्टेंट वो दोनों का सेम ही होगा। पैरेललोग्राम लॉ जो है वो इस चीज पर बेस्ड है कि वेक्टर ए प्लस बी ही वेक्टर ए बी प्लस ए के बराबर होता है। अब आप इस चीज को यहाँ पर ऐसे भी देख सकते हैं कि इन इसमें नोटिस करने वाली बात यह है कि पॉइंट ओ जो था इन दोनों वेक्टर का कॉमन ओरिजिन था, दोनों की टेल्स यहाँ पे थी और दोनों की हेड एक दूसरे से अपोजिट मतलब ओरिजिन से दूर की तरफ जा रहे थे। तो इन दोनों का जो नेट रिजल्टेंट होगा वो उसकी टेल भी यहाँ पर ही होगी और उनका जो रिजल्टेंट का जो हेड होगा वो इस पॉइंट पर होगा, जो इन दोनों को एज साइड मानकर अगर हम पैरेललोग्राम ड्रॉ करें और उस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा जो कि ओरिजिन से चलने वाला होगा, उस डायगोनल के बराबर ये वेक्टर का नेट रिजल्टेंट होगा। तो सी जो है वो ए प्लस बी के बराबर होगा। अगर हम मैं इसको पैरेललोग्राम की साइड्स की भाषा में बोलूँ तो ओ सी इज इक्वल टू ओ ए प्लस ओ बी। ठीक है, अब यहाँ पर हमने पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की बात करी। मैथमेटिक्स इस चीज़ की मैथमेटिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, वो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, प्लीज़ उसको ज़रूर देखिए। अब बात होती है वेक्टर कंपोनेंट्स की। आपको पता है कि अगर मेरे पास एक 10 किलोग्राम की ब्रिक है, उस ब्रिक को मैं 5 किलोग्राम की 2 ब्रिक्स में तोड़ के रख सकता हूँ, तब भी उन दोनों को अगर मैं एक साथ एक बकेट में रखता हूँ तो जो नेट वजन होगा वो तब भी 10 किलोग्राम के बराबर ही होगा, राइट, है ना। इसी तरीके से अगर मैं वेक्टर्स की बात करूं, अगर मैं बोलूं कि एक ऑब्जेक्ट है वो 5 मीटर की डिस्प्लेसमेंट उस पर हुई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, तो अगर 5 मीटर की जो डिस्प्लेसमेंट नॉर्थ ईस्ट की तरफ अगर किसी वेक्टर की हुई तो उसको मैं दो छोटे वेक्टर्स के सम के थ्रू एक्सप्रेस कर सकता हूँ। जैसे कि अगर मैं बोलूँ 5/√2 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट और 5/√2 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, अगर एक ऑब्जेक्ट पर 5/√2 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट एक वेक्टर अप्लाई होता और उसके बाद फिर एक नॉर्थवर्ड्स 5/√2 मीटर का जो नॉर्थ वाला वेक्टर भी अप्लाई होता, तो वो इस पॉइंट पर पहुंचता, है ना। तो इसको हम इस तरह से देख सकते हैं कि किसी वेक्टर को कंपोनेंट्स बनाने का मतलब होता है हम किन्हीं दो स्पेसिफिक एक्सिस के अबाउट या किन्हीं दो स्पेसिफिक लाइन के अबाउट ऐसे वेक्टर्स खोज लें ए और बी जिनका वेक्टर हमारा एक्चुअल वेक्टर के बराबर हो, जिनका वेक्टर सम हमारा एक्चुअल वेक्टर के बराबर हो। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि 5 मीटर नॉर्थ ईस्ट वाला जो मेरा वेक्टर है उसको मैं ए वेक्टर बोल लेता हूँ, और ये जो ए वेक्टर है और वो दो स्मॉल वेक्टर्स के सम के बराबर होगा,
कैपिटल ए और कैपिटल बी के थ्रू मैं उनको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। कैपिटल ए जो होगा 5/√2 टुवर्ड्स ईस्ट होगा और कैपिटल बी वेक्टर जो है 5/√2 टुवर्ड्स नॉर्थ होगा। तो ये क्यों मेरे को वेक्टर्स को कंपोनेंट में ड्रॉप करना है, ये मतलब इसके पीछे क्या लॉजिक है, ये एक्सप्लेनेशन मैं आपको अभी भी दे सकता हूँ, बट बहुत ज़्यादा आपको अभी समझ में नहीं आएगा। लेकिन नेक्स्ट जब हम खासकर फोर्सेस की बात कर रहे होंगे या इवन प्रोजेक्टाइल मोशन की बात कर रहे होंगे, तब हम इसके ऊपर आएंगे और तब ये बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट बनता है। वेक्टर का कंपोनेंट निकालना और उसका यूज़ करना फिजिक्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपको ये सही समझ में आया तो ये आपकी बहुत हेल्प करेगा। रेदर ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझना ही पड़ेगा फिजिक्स में। बात करते हैं कि अब हमने बोला कि किसी वेक्टर को हम किसी भी दो लाइंस के अबाउट के सम की तरह एक्सप्रेस कर सकते हैं। बेसिकली वेक्टर का कंपोनेंटाइजेशन का मतलब तो यही हुआ ना। तो अब मैं ये दो वेक्टर्स जो बना रहा हूँ, इनमें से अगर मैं एक वेक्टर एक्स एक्सिस के अबाउट ले लूँ जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल हो और दूसरा वेक्टर वाई एक्सिस के पैरेलल हो, तो मैं किसी भी वेक्टर को एज सम ऑफ एक्स एक्सिस प्लस वाई एक्सिस कंपोनेंट्स एक्सप्रेस कर सकता हूँ। जैसे कि मान लेते हैं कि एक वेक्टर जो कि 5 यूनिट्स का है, 5 यूनिट्स का है जिसका मैग्नीट्यूड बेसिकली, और उसका डायरेक्शन कुछ है। मैं डायरेक्शन अभी एग्जैक्टली नहीं लिख रहा अभी, लेकिन आप समझ जाएंगे कि मैं डायरेक्शन क्यों नहीं लिख रहा। अब मान लेते हैं कि उस वेक्टर को हम 3 यूनिट्स टुवर्ड्स वाई एक्सिस प्लस 4 यूनिट्स टुवर्ड्स एक्स एक्सिस, इन दो वेक्टर्स के सम के बराबर भी लिख सकते हैं। मतलब आप इसको ऐसे देखो, अगर मैं एक ट्राइंगल बनाता हूँ, ठीक है, ट्राइंगल बनाता हूँ जिसमें एक्स एक्सिस पे या फिर बेस की जो लेंथ है वो 4 यूनिट्स है ना, और जो हाइट है राइट ट्राइंगल में वो 3 यूनिट्स के बराबर है। तो इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन की जो लेंथ होगी वो होगी 5 यूनिट्स। तो बेसिकली मैंने इस 5 यूनिट वाले वेक्टर को अगर दो वेक्टर्स के कॉम्बिनेशन के तौर पर लिखना है, जिसमें एक्स एक्सिस के अलॉन्ग 4 यूनिट्स और वाई एक्सिस के अलॉन्ग 3 यूनिट्स चलने पर मुझे वेक्टर जो मिल जाए, तो वो एक्चुअली कंपोनेंट्स निकालना अलॉन्ग द कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गया। ये आपको एज टाइम क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। अब अगर मैं इसको इस तरह से लिखूं कि वेक्टर जो मेरा ए वेक्टर है वो है 5 यूनिट, उसका मैग्नीट्यूड है ना, बट लेकिन इसको मैं इस तरह से अगर इसकी भाषा में लिखूं तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा 4i कैप प्लस 3j कैप। अभी i कैप और j कैप क्या है मैं अभी आपको नेक्स्ट स्लाइड में एक्सप्लेन करता हूँ। एक यूनिट वेक्टर का कॉन्सेप्ट आता है। यूनिट वेक्टर यानी कि ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जो है 1 है। अब कोई भी वेक्टर होगा a, उसका मैग्नीट्यूड 1 जरूरी नहीं है कि 1 ही हो, उसका मैग्नीट्यूड 2 3 4 कुछ भी हो सकता है ना, बट 1 अगर मैग्नीट्यूड है तो उस वेक्टर की खास बात यह है कि वो वेक्टर में कुछ खास इंफॉर्मेशन नहीं है एक्सेप्ट कि वो एक डायरेक्शन के बारे में मुझे बता रहा है। तो अगर मेरे को पता है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो वेक्टर है उसको हम एक स्टैंडर्ड वेक्टर के तौर पर देखते हैं जिसके लिए हम यूज करते हैं आई कैप। ये बेसिकली 1 यूनिट अलॉन्ग एक्स एक्सिस, यानी कि अगर मैं बोलूं कि मेरे पास एक डिस्प्लेसमेंट हुई आई कैप के बराबर, तो इसका मतलब मैं 1 यूनिट मूव किया टुवर्ड्स आई एक्सिस, टुवर्ड्स एक्स एक्सिस। सिमिलरली अगर मेरी जो डिस्प्लेसमेंट है 10 आई कैप है, तो इसका मतलब होगा कि मैं एक्स एक्सिस के थ्रू एक्स एक्सिस की तरफ 10 यूनिट्स मूव किया। इसी तरीके से अगर कोई वेक्टर है ए, उसकी जो जो या फिर कोई डिस्प्लेसमेंट की वेक्टर में बात करूं, तो अगर डिस्प्लेसमेंट है 5 आई कैप प्लस 3 जे कैप, इसका मतलब क्या हुआ कि नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, पहले एक्स एक्सिस के अलॉन्ग 5 यूनिट्स चलना है और फिर वाई एक्सिस के अलॉन्ग 3 यूनिट्स चलना है। तो इसका जो नेट रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो ऐसा कुछ होगा। तो इस तरीके से हम किसी भी वेक्टर को एज सम ऑफ आई कैप और जे कैप एक्सप्रेस कर सकते हैं, जो कि मुझे बता। और सिमिलरली जेड डायरेक्शन, अगर 3D की बात कर रहे हैं तो जेड डायरेक्शन में हमारे पास के कैप का भी कॉन्सेप्ट होता है। तो इस डायरेक्शन को हम आई कैप से रिप्रेजेंट करते हैं
इसको हम जे कैप से और इसको हम के कैप से। बिफोर वी मूव ऑन हमें ये ज़रूर पता होना चाहिए कि आई कैप, जे कैप और के कैप ये यूनिट वेक्टर्स हैं। यूनिट वेक्टर्स क्या हैं? यूनिट वेक्टर्स होते हैं वेक्टर ऑफ लेंथ 1, है ना, या फिर मैग्नीट्यूड 1। तो इसमें सिग्निफिकेंट चीज खाली डायरेक्शन है। अब पोजीशन वेक्टर की बात कर लेते हैं। जब हमें पता है कि किसी ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, किसी ओरिजिन के हिसाब से कोई पॉइंट पी कोऑर्डिनेट सिस्टम में पॉइंट एक्स कॉमा वाई पर है, तो उस ओ ओरिजिन से पॉइंट पी पर जाने के लिए जो वेक्टर होगा उसको हम पी का पोजीशन वेक्टर बोलेंगे, ठीक है। और उसको हम जैसे कि मैंने पिछले स्लाइड में बताया कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एक्स आई वाई जे, एक्स आई कैप वाई जे कैप। इसका मतलब क्या हुआ? एक्स आई कैप वाई जे कैप का मतलब हुआ कि एक्स यूनिट्स टुवर्ड्स द आई एक्सिस या फिर टुवर्ड्स द एक्स एक्सिस बढ़ना है, और उसके बाद फिर वाई यूनिट्स टुवर्ड्स द वाई एक्सिस बढ़ना है। तो उसके बाद जो नेट रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो इन दोनों का जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो ओ पी होगा, और ओ पी रिप्रेजेंट कर रहा है इस पर्टिकुलर पोजीशन को। तो पोजीशन वेक्टर का कॉन्सेप्ट फिजिक्स में बहुत ज़्यादा खासकर मोशन में यूज़ होगा, और इवन मोशन के बाहर भी बाकी टॉपिक्स में भी यूज़ होगा। इसको हम आगे फर्दर ऑन जैसे जैसे पढ़ाई करेंगे वैसे वैसे देखेंगे। तो इस वीडियो में अगर आपको कुछ अच्छा लगा हो, कुछ बुरा लगा हो तो मुझे ज़रूर बताइए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको इसमें इस तरह के वीडियोस और देखने हैं। चैनल का नाम है कॉन्सेप्ट बाय पेन। थैंक यू।